है या हम पढ़ चुके थे वेलोसिटी और स्पीड के डिफरेंस। इससे पहले हम पढ़ चुके थे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होती हैं, कैसे फाइंड की जाएंगी। इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हमने करके देखा था, जिस न्यूमेरिकल में हमने करने की कोशिश करी थी कि व्हेन दीज two quantities means average velocity and average speed when they will be equal and when they will not be equal। तो equal कब होंगी? जब वो स्ट्रेट लाइन में और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल हो जाती हैं उस केस में। और अगर इसके अलावा अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है मोशन की, तो उस केस में फिर दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो आज हमारे पास है यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब सबसे पहले हमें समझना चाहिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत या कोई भी एक पल। ठीक है, तो यहां दे भी रखा है द एवरेज वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल but does not tell us how fast it moves at different instant of time during that interval। तो हमने यहाँ किस चीज की बात करी है? हमने यहाँ बात करी है कि एवरेज वेलोसिटी से हमें ये तो पता चल जाता है कि पूरे टाइम जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेज गया होगा, उसकी जो वेलोसिटी है उसकी कितनी तेज रही होगी। लेकिन यहां पर हमें अगर ये पता करना हो कि किसी भी एक टाइम इंटरवल में या किसी भी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो वो हमें उस चीज से पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मुरादाबाद से लखनऊ तक कोई भी एक ट्रेन जा रही होगी, मान लीजिए उसकी एवरेज वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछना चाहे कि रामपुर में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो वो हम एवरेज वेलोसिटी से नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमें कुछ नया चाहिए था, और वो कुछ नया क्या है देखते हैं। यहां दे रखा है फॉर दिस वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी v एट एन इंस्टेंट t। तो हमें क्या बताना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करेंगे और किसी भी टाइम इंटरवल t में रिप्रेजेंट करेंगे। ये टाइम इंटरवल एक ड्यूरेशन भी हो सकती है, एक फिक्स्ड टाइम भी हो सकता है। कैसे, वो हम आगे बात करने वाले हैं। The velocity at an instant is defined as the limit of the average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small। यहां पर ये जो दे रखा है इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहां दे रखा है लिमिट, ये है लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स बोलते हैं इसे, TENDS टेंड्स टू जीरो। मतलब इतना छोटा कि ये जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो जीरो के बहुत नजदीक ली है हमने। ठीक, बहुत ज्यादा नजदीक, इतना छोटा है डेल्टा टी का वैल्यू। दूसरा डेल्टा एक्स, ये क्या होता था? एक्स क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया है अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ टी। मैं इसे दूसरा तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको मैथ्स में पढ़ने को मिलेंगी कि ये डिफरेंशिएशन क्या है, हम इसे विद रेस्पेक्ट किसके साथ क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको मैथ्स में पढ़ने को मिलेंगी। यहां मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो हमारे लिए फिजिक्स में जरूरी हैं, जिनके बिना काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, वेयर द सिंबल लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो स्टैंड्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऑफ द क्वांटिटी ऑन इट्स राइट। तो मैंने बताया डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। ठीक है, इनफाइनेटेसिमली का मतलब भी यही है। आगे दे रखा है इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस की लैंग्वेज में अगर बात करें, द क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3.3a, यहां पर जो दे रखी है ये पूरी टर्म, अगर ये राइट हैंड साइड वाली टर्म की बात करें तो इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स।
ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, मतलब डिफरेंशिएशन है x का विद रेस्पेक्ट टू t, ये t के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड इज डिनोटेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x dx ओवर dt। ठीक, इसे हम दो तरीके हैं, दो क्या बहुत सारे तरीके हैं, हम इसे पढ़ सकते हैं dx ओवर dt, इसे पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t हम जब इसे पढ़ेंगे तो उसका मतलब भी dx अपॉन dt ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में। अब ये क्या चीज है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट, उस एक छोटे से इंस्टेंट में, उस पल में कितनी पोजीशन चेंज हुई है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, आगे दे रखा है, वी कैन यूज इक्वेशन 3.3a फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट आइदर ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहेंगे किसी भी इंस्टेंट पर तो दो तरीके हैं, या तो ग्राफिकली या न्यूमेरिकली। सपोज दैट वी वांट टू ऑब्टेन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल t इक्वल 4 सेकेंड। ठीक है, यहां दे रखा है, आपको यहां पता चलेगा। यहां पर मान लीजिए ये पॉइंट है P जो कि कितने सेकंड्स पर है, 4 सेकंड पर है। फॉर द मोशन ऑफ द कार रिप्रेजेंटेड इन फिगर 3.3 फिगर जो स्टार्टिंग में दे रखी थी जिसमें मोशन की बात हो रही थी, द फिगर हैज बीन रीड्रॉन इन दिस ग्राफ फॉर्म चूजिंग डिफरेंट स्केल्स टू फैसिलिटेट द न्यूमेरिकल वैल्यूज और द वैल्यूज। ठीक है, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर ये तो हो गया टाइम, ठीक है, यहां पर x एक्सिस हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया, और यहां पर है डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये dt ग्राफ बोल सकते हैं इसे, या पोजीशन टाइम ग्राफ बोल सकते हैं। एक पॉइंट है P, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही एवरेज वेलोसिटी निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम वेलोसिटी निकालने की बात करेंगे तो उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ और पॉइंट्स लेने पड़ेंगे आसपास में। ये जो पॉइंट्स ले रखे हैं एक एक करके हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या होते हैं ये पॉइंट्स। कैलकुलेशन, लेट अस टेक डेल्टा टी इक्वल 2 सेकेंड। हमने जो टाइम में चेंज हुआ है वो 2 सेकेंड लिया है, सेंटर्ड एट 4 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए टाइम में चेंज हुआ है 2 सेकेंड का, तो यहां से एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो यहां पर आप दिखाई देगा P1 और यहां दिखाई देगा आपको P2। तो 4 से 1 बढ़ाकर कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 4 से 1 कम कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो अभी टाइम में चेंज कितना हुआ, 3 से 5 तक कितना चेंज हुआ, 2 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटर्ड एट t इक्वल 4 सेकेंड, हमें कितने पे चाहिए, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए। Then by the definition of the average velocity, the slope of the line, हमने कल भी बात करी थी, अगर किसी भी एवरेज वेलोसिटी को अगर हमें फाइंड करना है ग्राफ से, तो जो लाइन का स्लोप होगा वही हमारा एवरेज वेलोसिटी भी होगा। इट गिव्स द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड, 3 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक की एवरेज वेलोसिटी मिल सकती है हमें अगर हम उस लाइन का स्लोप निकाल दें। हम पूरी लाइन का स्लोप नहीं निकाल रहे हैं, हम यहां से P1 से लेके P2 तक का स्लोप निकाल रहे हैं। सबका स्लोप अलग अलग आएगा, यहां से यहां अगर स्लोप निकालेंगे तो अलग आएगा क्योंकि ये कर्व बन रहा है ऊपर। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन होती तो स्लोप सेम आता। आगे चलते हैं। Now we decrease the value of delta t from 2 second to 1 second. अगर हम इस बार डेल्टा t जो चेंज इन टाइम है अगर उसे 2 सेकंड से घटाकर 1 सेकंड कर दें तो टाइम इंटरवल नए क्या बन जाएंगे, P1 P2 की जगह हो जाता है Q1 Q2, और उसके लिए हम 3.5 सेकंड से लेकर 4.5 सेकंड तक का इंटरवल वहां पर लेंगे। ठीक है, इन द लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t टेंड्स टू 0 जो लिमिट है, the P1 P2 becomes tangent to the position time curve at the point P।
तो देखिए यहां पर टेंजेंट का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है। यहां पर उसने बोला कि P1 P2 की अगर बात करें तो वो P के लिए यहां पर टेंजेंट की तरह एक बिहेव करेगी, ठीक है। आगे सेम ये Q1 Q2 पे भी ऐसा ही होगा। आगे चलते हैं। At point P and the velocity at t equal 4 second is given by the slope of the tangent at that point। तो 4 सेकंड पर वो जो पॉइंट है P, अगर उस पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर लें या टेंजेंट निकाल लें तो हमें वहां पर उसकी वैल्यू पता चल सकती है, ये वाली वैल्यू और वो वाली वैल्यू। क्योंकि देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्लोप। स्लोप का मतलब टेन थीटा। तो मान लीजिए एक लाइन ऐसे बनी हुई है, एक लाइन ऐसे बनी हुई है, दोनों पैरेलल है ना। तो मैं यहां पर अगर कोई दूसरी मतलब एक और लाइन ड्रॉ कर दूं यहां पर, तो भाई अगर दोनों पैरेलल हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते थे ये तो दोनों सेम होते थे ना, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। तो उसका कहने का मतलब भी यही है, चाहे P1 P2 को जोड़ने वाली एक टेंजेंट हो या P पॉइंट पर एक टेंजेंट हो, तो दोनों का थीटा तो सेम होगा ना विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। और जब दोनों का थीटा सेम होगा तो उसका स्लोप यानी कि टेन थीटा की वैल्यू भी सेम आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। For the graph shown in the figure 3.6, x equal 0.08 t cube, x की वैल्यू यहां पर निकाली है उन्होंने। टेबल 3.1 gives the value of delta x upon delta t calculated for delta t equal to 2 सेकेंड। यहां पर देखिए टेबल दे रखा है, ये रहा यहां पर हमने सारी कैलकुलेशन करके रख रखी है। जैसे यहां पर डेल्टा टी आ गया, कितना डिफरेंस था, यहां पर T1 इनिशियल टाइम, T2 फाइनल टाइम, x ऑफ T1 हमने यहां पर सॉल्व करा है। किस चीज को सॉल्व करा है हमने, x को एक फंक्शन मानते हुए डिफरेंशिएट करके वहां पर वैल्यू रखी है। x को डिफरेंशिएट करा पहले, उसके बाद T1 की वैल्यू रखी, ये वाली वैल्यू उठाकर, ठीक है। फिर हमने x दोबारा जो T2 पर निकाला, ठीक है, दोनों में जो चेंज हुआ वो निकाला और हमने डिफरेंशिएट करा है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। क्या क्या किया है वो हम आगे देखने वाले हैं। यहां पर दे रखा है ये सारी कैलकुलेशन कैसे हुई है वो सब यहां दे रखा है। जैसे अगर हम पहले की बात करें, अगर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी अगर डेल्टा टी पे कैलकुलेट करा जाए तो डेल्टा टी की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 सेकेंड हो सकती है, 0.5 सेकेंड हो सकती है, या 0.1 सेकेंड या 0.01 सेकेंड हो सकती है। सबका सेंटर वही है जहां हमें कैलकुलेट करना है, t इक्वल 4 सेकेंड पर। द सेकेंड एंड द थर्ड कॉलम गिव द वैल्यू ऑफ T1 एज t माइनस डेल्टा t अपॉन 2 और t प्लस डेल्टा t अपॉन 2। तो देखिए डेल्टा 2, ये जो डेल्टा t है ये तो हमारे डिफरेंस है ना, तो हमने क्या कहा, उस डिफरेंस को दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है बीच में ये t है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच का जो डिफरेंस था वो डेल्टा टी आया था। तो इसका मतलब अगर मिड पॉइंट से मैं माइनस कर दूं हाफ डिफरेंस तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अगर मिड पॉइंट से मैं डिफरेंस का जो हाफ है प्लस कर दूं तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो इस वाली लाइन का यही मतलब है कि T1 की जो वैल्यू है वो मीन टाइम में से या जो ओरिजिनल टाइम है उसमें से डिफरेंस का आधा करके माइनस कर दो, और T2 जो फाइनल टाइम है उसमें T डिफरेंस का आधा ऐड करके हमें मिल जाएगा। द फोर्थ एंड द फिफ्थ कॉलम्स गिव द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x T1। जब हमने यहां पर T1 की वैल्यू, ये कुछ फंक्शन दे रखा था ना, यहां पर ये रहा फंक्शन 0.08 t की पावर 3। तो यहां पर जब हमने T1 की वैल्यू रखी होगी तो हमने इसे सॉल्व करके कुछ वैल्यू आएगी हमारी, ऐसे ही हमने T2 पर कोई वैल्यू निकाली होगी। तो यहां जो टेबल दे रखा है ये उसी की बात कर रहे हैं। x की वैल्यू हमें जो दे रखी थी, क्योंकि x एक फंक्शन है, ठीक है, तो x की वैल्यू जो दे रखी है वो है 0.08 t क्यूब। तो t क्यूब की जगह हमने दो वैल्यू रखनी है। एक वैल्यू एक बार रख देंगे T1 जो यहां दे रखी है, दूसरी वैल्यू रख देंगे T2 जो यहां रख रखी है, ठीक। उसे सॉल्व कर लेंगे, उसे सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू ये मिलेगी, एक वैल्यू ये मिलेगी।
ये इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन के बाद की बात कहानी है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सिक्स्थ कॉलम जो दे रखा है, सिक्स्थ कॉलम, लिस्ट द डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल एक्स एट T2 माइनस एक्स एट T1 एंड द लास्ट कॉलम गिव्स द रेशियो ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, लास्ट वाले कॉलम में हमें डेल्टा एक्स और डेल्टा टी का एक रेशियो निकालना है। फाइनली यहां जो दे रखा है, द एवरेज वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी लिस्टेड इन द फर्स्ट कॉलम। वो जो एवरेज वेलोसिटी ये दे रखी है, मान लीजिए ये जो रेशियो आया है हमारे पास, ये एवरेज वेलोसिटी का ही आया है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो कुछ इसी तरह से था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहां दे भी रखा है। We see from the table 3.1 that as we decrease the value of delta t, जैसे जैसे हम delta t की वैल्यू कम करते चले जा रहे हैं, from 2 to 0.01 second, the value of average velocity approaches the limiting value of 3.84। यहां देखिए, उसने बोला कि ये जो वैल्यू है यहां पर 3.92 से बढ़ते मतलब कम होते होते ये पहुंच जाती है 3.84 तक, ठीक है। विच इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल 4 सेकेंड, जो कि वेलोसिटी हमें मिली है कहां, जब टाइम 4 सेकेंड रहा होगा तब की बात हो रही है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डी एक्स ओवर डी टी एट टी इक्वल 4 सेकेंड। तो यहां पर क्या रखा है उसने खुद से, ये वैल्यू किसकी है, जब हम dx over dt की वैल्यू निकालेंगे 4 सेकेंड पे। इन दिस मैनर वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी एट ईच इंटरवल इंस्टेंट ऑफ मोशन ऑफ द कार शोन इन द 3.3। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये ग्राफ दे दिया, इस ग्राफ में आपसे कह दिया 8 सेकेंड पे आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। इस पर आपको निकालनी है, तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे P, ठीक है, ये पॉइंट P हो जाएगा। उसके बाद आप कोई दो नए पॉइंट लेंगे, इस तरह का एक ग्राफ अपने लिए प्लॉट करेंगे, और आपको फंक्शन बुक में या क्वेश्चन में दे रखा होगा पहले से ही, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ये जो डेल्टा टी है, ये टाइम अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। यहां पर कोई कहे सर 0.01 सेकेंड की जगह मैं कुछ और इससे छोटी वैल्यू लेना चाहूं तो भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन यहां पर अभी हमने क्या सोचा था, यहां पर हमने जो टाइम चेंज हो रहा था उसका 100 फ्रैक्शन तक पहुंच गए थे हम, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां से यहां तक जो चेंज हुआ है अगर देखा जाए तो वो 2 हुआ है, ठीक। तो उसे डिवाइड करते करते हमने 0.01 सेकेंड तक पहुंच गए हैं, सही। चलिए दूसरे शब्दों में समझे तो यहां से यहां तक जो इसके बीच का टाइम इंटरवल है वो है 1 सेकेंड, और उसके भी हमने 100वें हिस्से तक निकाल लिया है। तो शायद इससे आगे जाने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको और ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन उसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ रखा है तब तो सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप 2 डेसिमल तक कैलकुलेट कर देंगे तो वो भी सफिशिएंट होता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। तो आगे दे रखा है, द ग्राफिकल मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज नॉट अ कन्वीनियंट मेथड। तो ये बात तो आपको भी समझ में आ गई होगी कि ये जो अभी हमने मेथड करके देखा है वो ज्यादा सुटेबल भी नहीं है और कन्वीनियंट भी नहीं है, ठीक है। कोई इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कब क्या करना है, कितनी वैल्यूज लेनी है, कहां पर वैल्यूज लेनी है, डेल्टा टी कितना होना चाहिए, कब क्यों चेंज कर दिया, ठीक है। आगे दे रखा है, फॉर दिस वी मस्ट केयरफुली प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज डेल्टा टी बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो अगर हमें ये करना भी है, अगर ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है, तो हमें पोजीशन टाइम ग्राफ को बहुत केयरफुली ड्रॉ करना चाहिए, और उसके बाद हमें जो वैल्यू है एवरेज वेलोसिटी की उसे बहुत स्मॉलर, मतलब जैसे जैसे छोटी होती जाएगी वैल्यू वैसे वैसे एरर के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रिसाइज होगी वैल्यू उतने ज्यादा एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे दे रखा है, इट इज इजियर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट डिफरेंट इंस्टेंट्स
if we have data of position at different instant or exact expression for the position as a function of time, ये सारी चीजें तब थोड़ी आसान हो जाएंगी अगर हमारे पास पहले से ही एक फंक्शन दे रखा होगा, पॉलिनोमियल दे रखा होगा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में. then we can calculate delta x upon delta t from the data for decreasing the value of delta t and find the limiting value as we have done in 3.1 table. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकाल लें, मतलब डिफरेंशिएशन वाले मेथड से, उसके बाद लिमिट्स लगाएं और सॉल्व कर लें, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. तो उसने दे रखा है कैलकुलेट डी एक्स अपॉन डी टी एट डिफरेंट इंस्टेंट एज डन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड you will find the average velocity. ठीक है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है. तो न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ये रहा फंक्शन आपका x इक्वल a प्लस बी टी स्क्वायर. ठीक है, आगे चलते हैं. a की वैल्यू दे रखी है 8.5 मीटर, b की वैल्यू दे रखी है 2.5 मीटर एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड, t को सेकेंड में मेजर करना है. ठीक है, ग्राफिकल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है. ठीक है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एज एट t इक्वल 0 सेकेंड, अगर t 0 ले लें तो उस पर क्या वेलोसिटी होगी, t 2 सेकेंड ले लें तो उस पर क्या वेलोसिटी होगी, और टाइम 2 सेकेंड से लेके टाइम 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी. हमें ये दो चीजें फाइंड करनी है, दो तीन हो गए, एक तो 0 सेकेंड पे वेलोसिटी, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी और फिर एक एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो देखिए जो भी फंक्शन था वो था x इक्वल a प्लस बी टी स्क्वायर, तो a और b दोनों कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, तो यहां पर हमने किया डिफरेंशिएशन, v इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी होता है, ये हमें पता है, d ओवर डी टी ऑफ द फंक्शन. तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0. कैसे होता है, मान लीजिए मुझे ये कांस्टेंट मिला a, यहां पर कुछ और नहीं लिखा हुआ है. अगर मैं कहूं कि ये फंक्शन ऑफ x है तो इसका मतलब x की पावर 0 दे रखा होगा ना. अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो x की पावर 0 होना चाहिए. जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर तो मल्टीप्लाई होके आ जाती है सामने, इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई a, और जो पावर होती है वो हो जाती है एक कम. तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर कितनी भी कम होती जाए क्या फर्क पड़ता है, वो तो 0 हो ही गया ना. ठीक है, यहां पर a के लिए इसीलिए 0 हो गया ये जब डिफरेंशिएशन करा. तो अब बी टी स्क्वायर, इसमें टी स्क्वायर जो है उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आ जाएगी नीचे सामने 2 मल्टीप्लाई और पावर एक कम हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगी 1. तो हमारे पास जो फंक्शन आया है वो आया 2bt. अब हमारे पास 2 की वैल्यू पहले से ही गिवन, मतलब b की वैल्यू पहले से ही गिवन है कितनी 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना हो गया 5. हमारे पास जो फंक्शन आया है अब वो आया 5 इंटू टी, और क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी होगी तो मीटर पर सेकंड आ गया. यहां पर हमें क्या करना है, t की वैल्यू 0 सेकंड रखनी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है 0. यहां पर रखेंगे t की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगी. t की वैल्यू अगर 2 सेकंड रखें तो हमारे पास वैल्यू मिल जाती है 10 मीटर पर सेकंड. हमें क्या निकालनी है, अब निकालनी है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, डेल x मतलब चेंज इन x अपॉन डेल t चेंज इन टाइम. तो ठीक है, डेल x जो है, डेल x हमें सबसे पहले, क्योंकि उसने बोला था 2 और 4 के बीच में बतानी है, तो 4 पर क्या टाइम रहा होगा या उसकी क्या पोजीशन रही होगी, तो हमें x की वैल्यू चाहिए जब t की वैल्यू 4 रख दी जाए. तो a की वैल्यू रखो, b की वैल्यू रखो, t की वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो. फिर x एट 2 सेकंड चाहिए, तो यहां पर a की वैल्यू, b की वैल्यू और t की वैल्यू 2, सॉल्व करेंगे हमारे पास कुछ आ जाएगा. ठीक, यहां पर इन्होंने a और b की वैल्यू नहीं रखी है, अगर यहां पर नहीं रखी है तब भी कोई बात नहीं है. फाइनली तो देखिए अगर आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में ही मिल रही है, ठीक, तो इन्होंने a से a कैंसिल कर दिया, हमारा भी कैंसिल हो सकता था. b की वैल्यू रखी, b की वैल्यू हमने शुरुआत में रख दी थी, इन्होंने लास्ट में लाकर रखी है b की वैल्यू. ठीक, सॉल्व करने के बाद हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ये मिल जाती है.
ठीक है, इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, फिर दूसरे पे चलते हैं। चलिए दूसरे पे। यहां दे रखा है फ्रॉम फिगर 3.7 वी नोट दैट द टाइम, वो सारी चीजें यहां पर दे रखी हैं। ठीक, यहां पर भी वही कह रहा है वो। आगे दे रखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में कुछ और चीजें। इंस्टेंटेनियस स्पीड और सिंपली स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए यहां पर ये आपके लेवल की बात है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे उसने स्पीड कहा है। तो वेलोसिटी के दो चीजें हैं, वेलोसिटी में एक तो मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। ठीक, तो उसने ये बात बिल्कुल सही कही है कि वेलोसिटी में जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है, स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी, है ना। आगे दे रखा है अ वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड एंड अ वेलोसिटी ऑफ -24 मीटर पर सेकेंड बोथ हैव एन एसोसिएटेड स्पीड ऑफ 24। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, ये जो 24 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है वो सिमिलैरिटी है। It should be noted that though average speed over a finite interval of time is greater or equal to the magnitude of the average velocity, ये हम कल बात कर चुके थे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी तो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, बड़ी होगी हमेशा। ठीक है, ये बराबर भी हो सकती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी। उसने पूछा क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की वेलोसिटी को डील कर रहे हैं, वहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा है किसी दूसरी डायरेक्शन में। तो वहां पर हम वेलोसिटी की बात करें या स्पीड की बात करें, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि टाइम इतना कम है, वहां पर इतना छोटा टाइम है, तो उसके लिए हमने बाकी डायरेक्शन में चेंजेस को नजरअंदाज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारे पास एक्सेलरेशन। ग्राफ में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एवरेज वेलोसिटी का, तो ग्राफ में भी आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे वो डेल्टा टी निकालना था, तो डेल्टा टी आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। और अगर जहां क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे बताएगा कि कितने डेसिमल तक आपको उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक्सेलरेशन पर चलते हैं। Acceleration, the velocity of an object in general changes during its course of motion. How to describe this change? Velocity किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, ठीक है, मोशन के दौरान, तो इस चेंज को कैसे बताया जाएगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। Should it be described as the rate of change in velocity with distance or with time? तो ये जो चेंज हुआ है किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में या टाइम के रेस्पेक्ट में। दिस वॉज अ प्रॉब्लम इवन इन गैलीलियोज टाइम, ये गैलीलियो के टाइम में भी प्रॉब्लम आ रही थी। हमें क्या करना था, हमें चेंज बताना है वेलोसिटी में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चेंज किसके रेस्पेक्ट में बताएं, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में या टाइम के रेस्पेक्ट में। आगे चलते हैं। It was first thought that this change could be described by the rate of change of velocity with distance. तो सबसे पहले ये सोचा गया कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो उसे उसका रेफरेंस पॉइंट क्या ले लें, डिस्टेंस ले लें। ठीक है, बट थ्रू हिज स्टडीज ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, Galileo concluded that the rate of change of velocity with time is a constant of motion for all objects in free fall. तो देखिए उसने क्या कहा, उसने जब फ्री फॉल वाले जो कॉन्सेप्ट थे उसमें स्टडीज करनी शुरू करी, तो उसने ये बताया कि जो वेलोसिटी होती है टाइम के रेस्पेक्ट में वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक, जब हम फ्री फॉल की बात करें तो इसीलिए उसने कहा कि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसे तो कैलकुलेट करना गलत हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड द चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। यहां पर क्या दे रखा था, यहां पर डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट और चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। अच्छा, यहां पर ये जो चीज दे रखी है इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। दो चीजें दे रखी हैं,
वेलोसिटी टाइम के साथ जब चेंज होगी तो उसने बताया कि ये मोशन जो होगा वो कांस्टेंट मोशन होगा। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन वाली की बात कर रहा है ये। उसने बताया वेलोसिटी में चेंज डिस्टेंस के साथ वो कांस्टेंट नहीं होगा। इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ फॉल। ये जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है जैसे जैसे जो फ्री फॉल था वो आगे बढ़ता है। ठीक है, मान लीजिए यहां से कोई एक बॉल गिराई जाती है। ठीक है, यहां से कोई एक बॉल गिराई जाती है नीचे की तरफ, तो अगर हम इसकी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस निकाल रहे थे तो डिस्टेंस तो बार बार चेंज होती रहेगी और डिस्टेंस कम भी होती जाएगी। लेकिन टाइम के साथ क्या था कि टाइम के साथ हम उसे इजीली मैनेज कर सकते थे और हम ये कह सकते थे कि जो टाइम है वो तो अनलिमिटेड है, वो तो खत्म होने वाला है ही नहीं। ठीक, तो उसके साथ ये माना गया या ये पाया गया कि वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ कांस्टेंट है और डिस्टेंस के साथ वो कांस्टेंट नहीं था। आगे चलते हैं। This led to the concept of acceleration as the rate of change of velocity with time. इसी से हमें जो इसकी डेफिनेशन मिली है वो मिली है। आगे दे रखा है द एवरेज एक्सेलरेशन ए बार ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। देखिए ए बार एवरेज वेलोसिटी मतलब ऊपर जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ए बार मतलब एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, where v2 and v1 are the instantaneous velocities or simple velocities at t2 and t1. ठीक है, it is the average change of velocity per unit time. यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी या जो चेंज हो रहा है उसका एवरेज निकाला है। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये हमें पता है। ऑन अ प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये रहा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, नहीं ये तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है। द एवरेज एक्सेलरेशन यहां दे रखा है, ये काम की चीज है हमारे। एवरेज एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू दीज टू पॉइंट v2 t2 v1 t1, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। एक स्लोप पीछे मिला था जिससे हमें एवरेज वेलोसिटी मिल रही थी, तो वो पोजीशन टाइम ग्राफ था। तो हमारे पास वो जो एवरेज वेलोसिटी मिल रही थी, एवरेज वेलोसिटी दो पोजीशन टाइम ग्राफ में दो पॉइंट थे जिसमें पोजीशन और टाइम चेंज हो रही थी। ठीक, अब हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो ये मिलेगा हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जिसमें दो नए पॉइंट होंगे जिसमें वेलोसिटी और टाइम दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। ठीक है, यहां पर दे रखा है द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन 3.7 फिगर। फिगर 3.7 ये है, वेलोसिटी है टाइम है, हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल 0 से 10 सेकंड के बीच, 10 से 18 और 18 से 20, तीन के लिए हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तीन टाइम के लिए तो 0 से 8 बताना है, 8 से नहीं 0 से 10, 10 से 18 और 18 से 20, क्योंकि यहां पर ये 10 है ना, ये रहा यहां 10, दूसरा ये है 18, इसके बाद ही तो स्लोप चेंज हो रहा है, यहां तक तो कोई चेंज है ही नहीं, इसे हटा देते हैं। तो एक तो मेरे पास हो गया ये वाला हिस्सा, एक हो गया ये वाला हिस्सा और एक हो गया ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी कुछ चेंज हो रही है, यहां पर जाके वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसके बाद वेलोसिटी कम होनी शुरू हो गई, तो हमें एवरेज वेलोसिटी काउंट करनी है इसमें, तो निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो अगर फाइंड करेंगे तो यहां दे रखा है, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाता है, पहले तो वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, तो 10 और 0, 10 माइनस 0 हो गया,
10 पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये निकाल देंगे। फिर ऐसे ही ये वाला हो जाएगा 10 से 18, क्योंकि वेलोसिटी में तो कोई चेंज था ही नहीं, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दूसरा 18 से 20, अब एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में चला जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही थी। ठीक, उन्होंने इस ग्राफ को एक ग्राफ दे रखा है, दूसरा यहां पर एक्सेलरेशन दे रखा है ये, और यहां पर टाइम रिस्पेक्ट दे रखा है। तो ये जो हमारी वैल्यूज हमें मिली हैं उसे यहां रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो देखिए 0 से 10 तक जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो 2.4 है, यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है उन्होंने। कैसे रिप्रेजेंट करा है इसे, यहां पर अगर हम 10 तक की बात करें तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा लास्ट पॉइंट पर वो हमें 4.8 मिलता है। ठीक, या ये जो स्लोप आ रहा है इससे भी फाइंड कर सकते हैं। यहां 10 से लेके 18 तक तो 0 था, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वो ये वाली लाइन उन्होंने डार्क कर रखी है। दूसरा, इसके बाद जो 18 से 20 के बीच में जो एक्सेलरेशन था वो -12 है, तो वो यह -12 मिल गया। ठीक है, इसे बाद में इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। तो आगे दे रखा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का तरीका ये दे रखा है। ठीक है, तो ये वही है जो अभी हमने किया था। तो एक बार जितनी भी चीजें हमने पढ़ ली एक बार समराइज कर देते हैं। हमने पढ़ा है अभी अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, इंस्टेंटेनियस जब आ जाता है तो उसमें लिमिट और डेरिवेटिव दोनों आ जाते हैं। डेल का मतलब होता है चेंज, तो वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है, तो यहां पर उसने कहा कि लिमिट जो डेल्टा टी में जो चेंज है वो 0 के बिल्कुल करीब है, इसीलिए हमने जो इसकी डेल्टा टी की लास्ट वैल्यू ली थी वो ली थी 0.01। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू भी ले सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इससे छोटी वैल्यू भी ले सकते हैं, उसकी जो वैल्यू आएगी फिर वो और ज्यादा प्रिसाइज आएगी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन में चेंज, डेल्टा टी मतलब टाइम में चेंज। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकली और ग्राफिकली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकली तो स्लोप की बात हो रही है, तो यहां पर इन्होंने सॉल्व करके दिखाया था कैसे। ठीक, तो यहां पर सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक टेबल का यूज किया था, ये ग्राफिकल मेथड है। जब टेबल का यूज करते हैं हमारे पास फंक्शन होना चाहिए, सबसे पहले डेल्टा टी, इसे हम अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर सकते हैं। T1 की वैल्यू हम ग्राफ से प्लॉट कर लेंगे, T2 की वैल्यू अगेन हमें ग्राफ से मिल जाएगी, टाइम जो दे रखा था उसके आसपास की वैल्यू हमें मिलती जाएंगी। T1 की वैल्यू जो है, ये जो डिफरेंस है इसका हाफ करके 4 में से 1 माइनस करा तो मिल गया 3, और 4 में 1 जोड़ दिया तो मिल गया 5। ठीक है, फिर 1 का अगर हाफ करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, तो 4 माइनस 0.5 3.5, 4 प्लस 5 4.5। ठीक, अब यहां पर x t1 निकाल लेंगे, मतलब यहां पर x इक्वल 0.08 टी क्यूब दे रखा है, तो t1 की वैल्यू रखिए, फाइनली x की वैल्यू आपको मिल जाएगी इस तरह से। ऐसे ही x t2 फाइंड कर लेंगे, यहां दे रखा है डेल्टा x, हमें यहां दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मतलब इसका और इसका रेशो, वो हमें यहां मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहां दे रखा है एक न्यूमेरिकल हमने किया था, तो न्यूमेरिकल में हमें एक पहले से फंक्शन दे रखा था a प्लस बी टी स्क्वायर, पहले हमने उसे डिफरेंशिएट करा तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी, फंक्शन के रूप में मिल जाएगी। फिर हम उसमें टाइम की अलग अलग वैल्यूज रख के उसे सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास आएगी वेलोसिटी एट टाइम जो भी गिवन होगा माइनस वेलोसिटी एट टाइम जो दूसरा गिवन होगा, नीचे टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, उसे सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, एवरेज एक्सेलरेशन की हमने बात करी थी, तो एवरेज एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है ये वाला फॉर्मूला जिसमें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। इसके बाद चलते हैं हम, हमारे पास ये दे रखा है
we see that the acceleration is non-uniform over the period 0 to 10 सेकेंड। हमने ये तो देख लिया कि acceleration जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इट इज 0 बिटवीन 10 to 18 सेकेंड, 10 से 18 सेकेंड के बीच में वो यूनिफॉर्म हो जाता है, और उसके बाद 12 पर मतलब कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है उसके बाद जितनी भी है 18 से 20 के बीच में। when the acceleration is uniform obviously it equals the average acceleration। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन उसके बराबर हो जाएगा उस टाइम रेस्पेक्ट के लिए। देखिए उसने बोला कि अगर एवरेज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो एवरेज एक्सेलरेशन भी तो उतना ही आएगा। कैसे? एक्सेलरेशन की अगर 5 वैल्यू है, ठीक, 5 की 5 अगर 2 है तो अगर सॉल्व करेंगे इनका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज भी तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उस केस में एवरेज एक्सेलरेशन उसके इक्वल होगा। आगे दे रखा है since velocity is a quantity having both magnitude and direction a change in velocity may involve either or both of these factor। तो वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल सकता है, तो दोनों की वजह से वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो एक्सेलरेशन देयरफॉर मे रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड। तो एक्सेलरेशन में चेंज कहां से आ सकता है? चाहे तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज हो। ठीक है, लाइक वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव। वेलोसिटी की तरह एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। लाइक वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो as shown in the figure 3.9 respectively। Note that the graph curve upward for positive acceleration, positive acceleration के लिए ऊपर, downward for negative acceleration and it is a straight line for zero acceleration। ये सारी चीजें हमने देख ली इसमें। Although acceleration can vary with time, acceleration time के साथ change हो सकता है। Our study in this chapter will be restricted to the motion with constant acceleration। हमारा जो कॉन्सेप्ट है या जो हमारा चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रिलेशन के साथ मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही रिलेट करता है। In this case, the average acceleration equals the constant value of acceleration during that interval। If the velocity of an object is v naught at t equal 0 and v at time equal t, ठीक है, तो यहां पर उसने एक फंक्शन की तरह उसने रिप्रेजेंट किया है। यहां पर हम एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं v माइनस वी नॉट अपॉन टी माइनस वी नॉट मतलब इनिशियल जो मिलेगी हमें जब टाइम 0 होगा। ठीक है, तो t उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ t बचेगा, मतलब t माइनस 0 तो सिर्फ t, तो v अपॉन टी हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं उसे, या यहां से अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकालने अलग से तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक फंक्शन आ जाता है। ठीक है, यहां रिप्रेजेंट करा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और कांस्टेंट कब होगा। ठीक है, यह लास्ट वाला ये तो अच्छा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये हो गया, नेगेटिव चेंज होता हुआ नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, आगे दे रखा है let us see how velocity time graph looks like for same simple cases। shows velocity time graph for motion with constant acceleration 3.10। ये रहा यहाँ पर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर दे रखा है ए वाले में ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का साइन है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का साइन है क्योंकि वेलोसिटी कम होती चली जा रही है। ठीक, दूसरा यहाँ पर ये वाला भी जो है ये अगर देखा जाए तो ये माइनस की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब माइनस में वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो ये भी क्या है, ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, और ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तो सी वाला कहाँ है, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। motion of an object with negative acceleration that changes direction at time between 0 to t1 it moves in a positive x direction। वही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में क्या था, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और बाकी केसेस में क्या है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने यही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, द एरिया अंडर द कर्व
रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। तो अब इस कर्व में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता था इस कर्व के नीचे वाला, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता था, ठीक है।